So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In this video we are going to see another class for ICDR, and most probably today we will end this chapter. All the most important topics we have covered so far. I've given you few homeworks. I wish and pray that you have completely done it. I'm expecting some good news from your end कि चलो तुमने homework कर लिया है. Okay, and all the important stuff is already done. Whatever we are going to see right now are important, but you can see this topic in other chapters also. So we will start with fast track procedure, fast track FPO. Now this fast track FPO is very important. Now when I talk about fast track FPO, what does it mean? FPO करने के समय पे एक बहुत सरदर्द वाला चीज क्या होता है, मेरे को ये बता दो. मुझे अगर FPO करना है तो एक सर दर्द वाला चीज़ बता दो जो बहुत टाइम लगता है और बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे रेगुलेटरीज है जो अपने को फॉलो करके करना पड़ता है. वो है ऑफर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना टू सेबी. ऑफर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना टू सेबी, उसमें सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो सेबी आपका बैंड बजा देगा. अब सिंपल चीज़ ये है कि फास्ट ट्रैक प्रोसीजर में ना तुमको ऑफर, ये जो तुम्हारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ना, वो तुमको सेबी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है. सेबी को अगर तुम ना दे रहे हो तब भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सेबी एकदम बवाल, सेबी खुश, तुम भी खुश. अब सेबी जो ये एक बवाल वाला अपॉर्चुनिटी है ये सबको नहीं देता, चंद चुने गए एलिजिबल एंटिटीज को जो है ये मिलता है अपॉर्चुनिटी. ठीक है, सबसे पहले यहाँ से रीड करेंगे फास्ट ट्रैक FPO. देखो बेटा, मेक FPO विदाउट फाइलिंग अ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लेना. इसका एक एक चीज़ मैं तुमको ब्रेक डाउन करके समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिस्टिंग शेयर्स लिस्टेड फॉर मोर देन और इक्वल्स टू 3 years. 3 साल, कम से कम 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा तुमने लिस्ट कर रखा है अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं भैया. पुराने खिलाड़ी हो, तुमने सब रेगुलेशंस जो है वो फॉलो कर रखा है ऑब्वियसली, इसलिए तुम बहुत पुराने खिलाड़ी हो, नए कंपनी नहीं हो, तो इसके चलते जो है तुमको एक छूट मिलता है. ठीक है, सब कुछ फॉलो करना है. ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक फॉलो कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं, सबको फॉलो करना है, सब कुछ. डीमेट, प्रोमोटर का जो ग्रुप होल्डिंग है वो फुल्ली डीमेटेरियलाइज्ड होना चाहिए. ये कॉमन सा बेसिक सा चीज़ है. तो तुम अगर जिंदगी में कुछ भूल गए तो तुमको डीमेट जो है ये तुमको लगा देना है. हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब भी तुम देखोगे ना लिस्टिंग वगैरह, FPO IPO, इसमें तुमको ये लगा देना है. ठीक है, डीमेट प्रोमोटर ग्रुप जो है होल्ड करेगा पूरा का पूरा, उनका जो होल्डिंग है वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना होगा. डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब डीमेट अकाउंट पे उनका पूरा होल्डिंग होना होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में. एक समझ में आ चुका है, 2 समझ में आ चुका है. मार्केट कैपिटल कितना होना चाहिए तुम्हारा, छोटे मोटे कंपनी तो नहीं हो. एवरेज पब्लिक मार्केट कैपिटल मोर देन और इक्वल्स टू 1000 करोड़ होना चाहिए. अब तू पूछेगा कि सर ये एवरेज पब्लिक मार्केट कैपिटल है क्या, एवरेज पब्लिक मार्केट कैप है क्या? तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू द, क्या बताओ, करंट मार्केट प्राइस. अंडरस्टूड? टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस, मतलब जितने शेयर्स लोग होल्ड कर रहे हैं इनटू द करंट जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, उससे अपने को पता लग जाता है कि कितना है. ठीक है, एवरेज पब्लिक मार्केट कैपिटल मोर देन या फिर इक्वल्स टू 1000 करोड़ होना होगा. छोटे मोटे कंपनी ने, बड़े वाले कंपनी हो. ट्रेडिंग टर्नओवर देखो, एनुअलाइज टर्नओवर मोर देन इक्वल्स टू 2% होना होगा ऑफ द वेटेड एवरेज शेयर्स. अब देखो, ये जो एनुअलाइज टर्नओवर है ये होता क्या है? एनुअलाइज टर्नओवर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट इन अ ईयर. समझ में आ रहा है? अब ये कैसे निकालते हैं मैं तुमको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ. वो ना एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए निकालते हैं, पकड़ लो 6 महीने के लिए वो लोग निकालते हैं. वो लोग एस्टिमेट करते हैं कि 6 महीने में पकड़ लो 50 करोड़ का तुम्हारा टर्नओवर अगर है, जनरेट अगर हो रहा है, तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में 100 करोड़. ये वो लोग एस्टिमेट करके निकालते हैं वैसे. तो क्या बताओ, ट्रेडिंग टर्नओवर, एनुअलाइज्ड टर्नओवर जो होगा तुम्हारा, एनुअल टर्नओवर जो होगा वो मोर देन 2% ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स होना होगा. अब ये वेटेड एवरेज शेयर्स क्या है ये तुमको समझाऊंगा, टेंशन ना लो. सबसे पहले ये समझ में आ चुका है टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट इन अ ईयर, ये होता है एनुअल टर्नओवर. इससे थोड़ा एक भारी वर्ड है, एक आता है एनुअल डिलीवरी टर्नओवर. ये भी मज़ेदार है,
ठीक है, समझाऊंगा, टेंशन ना लो। एनुअल डिलीवरी टर्नओवर, इससे पहले ये समझ लो, ये जो इंपॉर्टेंट है ये समझ लो, वेटेड एवरेज शेयर। वेटेड एवरेज शेयर क्या होता है? वेटेड एवरेज शेयर क्या होता है तुमको समझाता हूँ। जितने भी प्राइजेस में कोई भी स्टॉक खरीदा बेची होता है, ठीक है, पकड़ लो 500 शेयर्स जो है 100 रुपये में किसी ने खरीदा, 700 शेयर किसी ने 200 रुपये में खरीदा, एक्सेट्रा, मतलब इससे ये कंटिन्यू होता जाएगा, पकड़ लो, और 100 शेयर किसी ने खरीदा कितने रुपए में, ठीक है। जितना भी हो रहा है, जितना भी तुम्हारा पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका तुमको वेटेड एवरेज निकालना होता है। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द अमाउंट, जैसे कि 500 कितने में सेल हुआ 100 रुपये में, तो निकल जाएगा 50,000। 700 कितने में सेल हुआ 200, निकल जाएगा। और भी है तो और भी ऐसे ऐड करते जाना है, ठीक है, ऐसे लिखते जाना है। तो इतना निकल गया, अंडरस्टूड। अब इसको तुमको डिवाइड करना है बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, सिंपल चीज। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 19,000 डिवाइडेड बाई 1200, टोटल नंबर ऑफ शेयर 700 प्लस 500 कितना हो रहा है? 1200। तो तुम्हारा जो निकलेगा वो है 158.33 पर शेयर का तुम्हारा निकल गया वेटेड एवरेज शेयर। ये वेटेड एवरेज शेयर क्या है, समझ में आ रहा है? अब ये वेटेड एवरेज शेयर कितने टाइम फ्रेम का लेना है? अब तुम पकड़ लो, ये जो तुम डेटा ले रहे हो 500 का 500 शेयर 100 रुपये में बिका, 700 शेयर दो, कितने टाइम का लोगे तुम? 6 महीना। कितना? 6 महीना, लास्ट 6 मंथ, ठीक है, लास्ट 6 मंथ। ये समझ में आ चुका है? हाँ जी, टेक्निकल चीज़ है, इसमें समझने का कोई नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, यहाँ पे तुमको प्रैक्टिस करना है, याद करना है, टेक्निकल चीज़ है। समझ में आ रहा है? तुमको मैंने समझा दिया कि इसको निकालना कैसे है, अब तुमको इसको याद करना है। कैसे याद करोगे? बार बार रिवाइज करके, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी टर्नओवर देखो, डिलीवरी टर्नओवर का मतलब क्या होता है? देखो, एनुअलाइज्ड डिलीवरी टर्नओवर का मतलब होता है टोटल शेयर बीइंग डिलीवर्ड इन अ ईयर। टोटल शेयर बीइंग डिलीवर्ड इन अ ईयर मतलब कितना शेयर्स एक साल के अंदर डिलीवरी हुआ। डिलीवरी का मतलब सर प्रेग्नेंट था क्या कोई? नहीं दोस्तों, डिलीवरी का मतलब ये होता है जब तुम स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हो, तुमने ऑर्डर दिया, अब वो तुम्हारे पास आ रहा है कि नहीं, वो कंफर्म होता है डिलीवरी से। तुमको अगर डिलीवरी तुम्हारा अगर हो गया तो तुमको वहाँ पे शो करेगा कि डिलीवरी हो चुका है, तुम्हारे पोर्टफोलियो में वो शेयर्स जो है वो शो करेगा। तो एक होता है कि डिलीवरी होना, एक दूसरा होता है डिलीवरी ना होना। तुमने अप्लाई किया लेकिन तुमको मिला नहीं, तुमने अप्लाई किया लेकिन तुमको मिला नहीं। लेकिन हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना कितना एक्चुअली में मिला। तो शेयर्स बीइंग डिलीवर्ड इन अ ईयर, क्या बताओ? शेयर्स बीइंग डिलीवर्ड इन ईयर, कितना एक्चुअली डिलीवरी हुआ एक साल में, कितने लोगों ने शेयर खरीदा और कितने लोगों के पास वो शेयर गया। समझ में आ रहा है? तो टोटल शेयर्स बीइंग डिलीवर्ड इन ईयर, ये होता है एनुअलाइज्ड डिलीवरी टर्नओवर। ये कितना होना चाहिए? मोर देन या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। उसका जितना भी टोटल टर्नओवर है लास्ट 6 महीने का, उसका 10% कम से कम होना चाहिए। उसका 10% कम से कम होना चाहिए। तुम्हारे कंपनी का जो टर्नओवर निकलता है ना लास्ट 6 महीने का, उसका 10% जो है कम से कम एनुअलाइज्ड डिलीवरी टर्नओवर से आना चाहिए, ठीक है। मोर देन इक्वल्स टू 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर। क्या ही समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंप्लायंस देखो, कंप्लायंट विथ लिस्टिंग अग्रीमेंट, तुमको तो ऑब्वियसली लिस्टिंग अग्रीमेंट का कंप्लायंस तुमको करना होगा, एलओडीआर। ओके, एलओडीआर फॉर मोर देन इक्वल्स टू 3 ईयर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है माइनर बोर्ड कॉम्पोजिशन लैब्स ओके इफ रेक्टिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। याद कर सकते हो, भूलना चाहो तो भूल भी सकते हो, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ होता क्या है ये चीज़। माइनर बोर्ड कॉम्पोजिशन लैब्स ओके इफ रेक्टिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। देखो सिंपल चीज़ है, तुम अगर अपने शेयर्स को लिस्ट कर रहे हो ना, तो लिस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू ना तुमको पूरा तुम्हारा बोर्ड कॉम्पोजिशन प्रॉपर होना चाहिए। बोर्ड में सारे लोग सही प्रकार से बैठना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, माइनर बोर्ड में कुछ माइनर कॉम्पोजिशन लैब्स है, जो कॉम्पोजिशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो है नहीं। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाद में इसको रेक्टिफाई एंड डिस्क्लोज जो है ज़रूर कर देना, ठीक है, डिस्क्लोज कर देना, बता देना कि बोर्ड कॉम्पोजिशन में दिक्कत था, वो रेक्टिफाई हो चुका है, रेक्टिफाई कर लेना है तुमको, ठीक है। तो तब जाके तुम एफपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बोर्ड कॉम्पोजिशन में कोई दिक्कत आ रहा है और तुम एफपीओ के लिए अप्लाई करो तो सही बात नहीं है ना दोस्तों। फिर देखो क्या होता है, ग्रीवियंस रेड्रेसल मोर देन इक्वल्स टू 95% कंप्लायंस, कंप्लेंट रिजॉल्व्ड। देखो एक ग्रीवियंस रेड्रेसल सिस्टम होता है, क्या बताओ? स्कोर कहते हैं हम लोग इसको। क्या स्कोर क्या है? स्कोर एक सेबी का कंप्लायंट
रेड्रेसल सिस्टम है जहाँ पे तुम कंप्लेंट कर सकते हो किसी भी कंपनी से रिलेटेड, लिस्टेड कंपनीज, इंटरमीडियरीज, ठीक है, मार्केट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, CDSL, NSDL, जीरोधा ग्रो, या फिर कोई नॉर्मल कंपनी, टाटा, समझ में आ रहा है, इनके ऊपर तुम कंप्लेंट कर सकते हो अगर तुम्हारा कंप्लेंट है कि नहीं। अब देखो कितने सारे कंप्लेंट आएंगे, पकड़ लो, उनमें से कम 97 जो है वो 95 जो है वो तुमने जो भी कंप्लेंट आया था उसको तुमने सॉल्व कर दिया, ऐसा होना चाहिए। मतलब अच्छे कंपनी हो, बुरे कंपनी नहीं हो। पकड़ लो कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट आ रहा है और तुम उसको सॉल्व नहीं करो, इसका मतलब क्या है, कंपनी बेकार। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। फिर आता है सेबी एक्शन। नो पेंडिंग शो कॉज नोटिस होना चाहिए। नो सेटलमेंट डिसिप्लिनरी सस्पेंशन इन लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल तुम्हारा रिकॉर्ड पूरा क्लीन है, किसी प्रकार का सस्पेंशन नहीं हुआ है। डिसिप्लिनरी सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि तुमने कुछ उल्टा सीधा काम किया जिसके कारणवश तुमको सस्पेंड किया गया है। समझ में आ रहा है? तो पिछले 3 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पूरा रिकॉर्ड क्लीन है। नो पेंडिंग शो कॉज नोटिस, इसका मतलब यह कि सेबी कभी कभार तुमको बुलाते हैं, भैया आओ हाजिरी दो, तुमसे बात करना है। तो कोई पेंडिंग ऐसा नोटिस वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सेबी से तुम्हारा रिलेशन अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन लीड मैनेजर एंड इशूअर। जो इशूअर होता है और जो लीड मैनेजर होता है, लीड मैनेजर वो बंदा होता है जो पूरे इस प्रोसेस को देखता है, ठीक है, FPO का प्रोसेस को देखता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है, ये उनको सेटिस्फाई कर लेना। ये सारा चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम आराम से FPO जो है निकाल सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ तुमको, देखो एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में तुमको यही चीज़ दिमाग में रट्टा लगा के बिठा लेना होता है। अब देखो तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब तुमको क्लियरली दिख रहा है कि भैया ये जो है ना फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन बहुत बार आ चुका है, आने का बहुत संभावना है, तो तुमको इसको ध्यान देना है। बाकी सारी चीज़ जो है, छोटे मोटे चीज़ें जो तुमको लगता है कि यार ये तो बेकार है, उसको तुम छोड़ सकते हो, लेकिन यार ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, इनको तुम अच्छे से रट्टा लगाओ। कंप्लायंस है तो रट्टा लगाना होगा, समझने का कुछ है नहीं। अगर मैं तेरे को बताऊं कि एनुअलाइज टर्नओवर जो है इट्स मोर देन इक्वल्स टू 2% होना चाहिए, तू मेरे को बोल सकता है क्यों सर, क्यों होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तेरे को ये बता सकता हूँ कि भैया ये इसलिए होना चाहिए सो दैट कंपनी का पोजीशन अच्छा हो, है ना, कंपनी पॉजिटिव साइड में रहे FPO से पहले। अंडरस्टूड? क्योंकि FPO जो है ना वो क्या है, FPO क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, और ये किस प्रोसीजर से हो रहा है, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से हो रहा है। मतलब तुमको फास्ट ट्रैक लाइन में बिठा के हम लोग भिजवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कंप्लायंस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, है ना, तभी जाके सेबी जो है ये इस प्रकार का वरदान देता है छोटे मोटे, बहुत बड़े बड़े कंपनीज को, छोटे मोटे कंपनीज को भी, जो भी अच्छा रिकॉर्ड है, जो भी अच्छे कंपनीज है उनको, राइट। तो इस वरदान पाने के लिए ये तुमको तो फॉलो करना होगा ना ये सारा चीज़ दोस्तों। सिंपल चीज़ है दोस्तों, जिंदगी में कभी प्रेशर नहीं लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है राइट इशू। राइट इशू तुमको बता दूं मैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राइट इशू होता क्या सर, समझा तो दो। देख राइट इशू क्या होता है ना कि कभी भी कंपनी अगर ये पब्लिक ऑफर करना चाह रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार का पब्लिक ऑफर कर रहा है, ठीक है, पब्लिक को ऑफर करे शेयर खरीदने के लिए, इससे पहले कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, लॉयल्टी अपॉर्चुनिटी। अब जो शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ एकदम स्टार्टिंग से था, आज भी है, ठीक है, तो वो लॉयल शेयर होल्डर्स है ना, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। किस प्रकार का अपॉर्चुनिटी मिलता है? उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो अपॉर्चुनिटी है शेयर्स को खरीदने का। अंडरस्टूड? एट अ डिस्काउंट रेट। राइट इशू हमेशा डिस्काउंटेड रेट में होता है, ठीक है। तुमको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग है, ये देखो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये राइट इशू है सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लॉयल्टी के लिए तुम उनको शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हो कि भैया देखो हम लोग तो वैसे भी पब्लिक को शेयर ऑफर करने जा रहे हैं इतने इतने रेट पे, लेकिन हम लोग अपने लॉयल जो शेयर होल्डर्स है उनको सबसे पहले ऑफर करना चाहते हैं राइट इशू के तहत, और तुमको जो है ना हम लोग डिस्काउंटेड रेट में देंगे क्योंकि तुम लोग बहुत लॉयल हमारे शेयर होल्डर्स हो, राइट। तो देखो, तो ये इसके बारे में पूरा टोटल जो है तुमको कंपनी लॉ में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे तुमको सिर्फ कंप्लायंस देखना है कि क्या कंप्लायंस है। एंटिटीज कौन एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल। इशूअर, प्रोमोटर, डायरेक्टर डिबार्ड बाय सेबी, सेबी ने मना कर रखा है, या फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, इनमें से कोई भी। तुम्हारे कंपनी का जो डायरेक्टर है
प्रोमोटर है, ठीक है, वो लोग फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो भगोरे है इकोनॉमिक ऑफेंडर, कुछ बड़ा क्राइम करके भाग चुके हैं, या फिर सेबी ने डिबार्ड कर रखा है, मतलब सेबी ने मना कर रखा है कि इनको तो भैया हम लोग इशू करने नहीं देंगे। जनरल कंडीशंस क्या है दोस्तों, सिमिलर टू आईपीओ एफपीओ, नॉर्मल सिमिलर ही है। वह राइट एंटाइटलमेंट, इंट्रोड्यूस डीमेटलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट्स, दीज आर ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस और वाया ऑफ मार्केट ट्रांसफर। देखो दोस्तों, राइट एंटाइटलमेंट इंट्रोड्यूस डीमेटलाइज्ड राइट एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट, सीधा कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट में ये भेज देता है, सीधा डीमेट अकाउंट में जाएगा। अब देखो इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि दिस आर ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस और वाया ऑफ मार्केट ट्रांसफर। मतलब जो ऐसे शेयर होल्डर्स हैं ना, जो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, नए शेयर्स और खरीदना नहीं चाहते, तो वो सेल कर सकते हैं, सेल देयर आरई ऑन द एक्सचेंज ड्यूरिंग द ट्रेडिंग विंडो, ट्रेडिंग विंडो में वो लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग विंडो सर कौन सा खिड़की, ट्रेडिंग विंडो का मतलब होता है जहां पे शेयर्स जो है वो खरीदा बेची होता है, टाइम फ्रेम, उसको विंडो कहा जाता है, ठीक है। और एक है ऑफ मार्केट ट्रांसफर। ऑफ मार्केट ट्रांसफर क्या होता है, प्राइवेटली किसी को दे देना, प्राइवेटली किसी के अकाउंट में सीधा सेंड कर देना, मैं अपने भाई के अकाउंट में सीधा सेंड कर रहा हूँ। तो ये राइट एंटाइटलमेंट जो है ना, ये जो है सीधा ट्रांसफर भी हो सकता है प्राइवेटली, ऑफ मार्केट, मार्केट में नहीं, मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अच्छा, और सीधा अगर तुम किसी के डीमेट अकाउंट में घुसा दो तो ऑफ मार्केट हो गया। डायरेक्ट बात कर लिया, मैंने अपने भाई से बात कर लिया, बोला कि भैया देख मेरे ये शेयर्स जो है ये आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं बेच दूँ और मैं लेना नहीं चाहता, तो क्या मैं तेरे को दे सकता हूँ? तो वो दे सकते हो तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसका पैसा तुम ले सकते हो अपने भाई से। दोस्तों समझ में आ चुका है? देखो ये जो राइट एंटाइटलमेंट है ना, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ही रहता है। ये जो तुम्हारा राइट इशू है, राइट एक होता है राइट इशू, एक होता है राइट एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट किसका होता है? जिसका अधिकार है वो एंटाइटल्ड है। इशू कौन कर रहा है? कंपनी, इसलिए इसको कहा जाता है राइट इशू। राइट एंटाइटलमेंट मतलब तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा अधिकार खरीदने का, एक्सरसाइज करने का, सेल करने का। तुम अगर ये लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, किसी को बेचना चाहते हो, इसका एक टाइम पीरियड रहता है। उस टाइम पीरियड के अंदर तुमको दे देना होगा या फिर तुम अपने आप रख लेना होगा, तुमको खरीद लेना होगा। टाइम पीरियड पार हो गया तब जाके ये नहीं हो सकता। पकड़ लो 15 दिन के लिए राइट इशू ओपन है, ठीक है, 15 दिन तुमको टाइम दिया कि भैया देखो हम लोग आपको दे रहे हैं, ये आपको अगर चाहिए तो आप यूज़ करो, अगर नहीं कर रहे हो, अगर नहीं चाह रहे हो तो किसी को सेल कर दो, अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 15 दिन के बाद ये ऑफर जो है ये लैप्स हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेड टाइम वैलिडिटी से जुड़ा हुआ है ये चीज़, अंडरस्टूड। कभी कभार ना ये जो राइट एंटाइटलमेंट है ये तुम रिनाउंस भी कर सकते हो। ये रिनाउंसेशन तो लिखा भी है यहाँ पे, देखो बता देता हूँ। जनरली अलाउड, जनरली अलाउड का मतलब होता है कि सारे कंपनीज अलाउ नहीं करते, कुछ कंपनी शायद अलाउ करे, कुछ कंपनी शायद अलाउ ना करे, ये कंपनी के ऊपर है। रिनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? तुम जो रिसीव कर रहे हो ये अधिकार तुम किसी और को दे रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो, एवं ही दे रहे हो, ठीक है। अब देखो कंपनी को मुझको 500 शेयर देना है, ठीक है, राइट अधिकार है मेरा, ठीक है, क्योंकि राइट एंटाइटलमेंट हूँ मैं, मेरे पास राइट एंटाइटलमेंट है। इस राइट एंटाइटलमेंट को अगर मैं अपने भाई को दे दूँ, सेल नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं उसको पूरा अधिकार ही दे रहा हूँ कि वो रिसीव करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो ये इसको कहा जाता है रिनाउंसिएशन। उसके नाम पे दे देना कि ये जो अधिकार है मेरे नाम पे है, ये उसके नाम पे मैं दे रहा हूँ। तो ये जो रिनाउंसिएशन है ये सारे कंपनीज अलाउड नहीं करते, जहाँ पे अलाउ होता है वहाँ पे कर सकते हो तुम, ठीक है। विड्रॉवल, कैनॉट विड्रॉ इशू आफ्टर अनाउंसिंग द रिकॉर्ड डेट। पेनल्टी फॉर विड्रॉल, इशूअर बार्ड फ्रॉम लिस्टिंग एनी सिक्योरिटीज फॉर 12 मंथ। पगले तूने राइट इशू जो है वो तुमने ऑफर कर दिया, राइट इशू, ठीक है, तुमने इसका अनाउंसमेंट निकाल दिया, अब तुम बाद में कह रहे हो कि नहीं देना है, मेरे को नहीं देना है, ठीक है, नहीं देना है, ठीक है, तेरे को सिक्योरिटीज इशू करने ही देंगे, नहीं देंगे अगले 1 साल तक। 1 साल तक कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं कर सकता, कंपनी को मना कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल इशू। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तुमको देख के समझ जाना है, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेफरेंशियल इशू होगा, फिर आएगा तुम्हारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये हम लोगों ने चैप्टर 1-2 में देख रखा है। देखो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट चैप्टर 1-2 में देख रखा है, तो इसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक बार बार आएगा वो हम लोग रिपीट नहीं करने वाले। जैसे मैंने SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल ये मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है।
तो तुमको चेक कर लेना वहीं से, टॉपिक जो है वहीं से कर लेना है। अच्छा सुनो एक चीज़, यूट्यूब पे ना आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। डिस्ट्रैक्शंस से हट के अगर तुमको कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना है ना, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन यूट्यूब के सारे क्लासेस जो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन भी अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी तुम लोग आराम से देख सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि यूट्यूब ऑन करोगे तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। चलो ये एक अनाउंसमेंट था, लेकिन मैं करा दूंगा। देखो ये क्या है, प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, जब तुमको क्विक फंड चाहिए, जब तुमको बहुत ज़्यादा जल्दी में फंड चाहिए होता है, ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि यार आईपीओ निकाले, एफपीओ निकाले, टाइम नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, या तो ये कंडीशन होगा या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि तुमको एक प्रकार के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की ज़रूरत है, जिसको अच्छे से नॉलेज हो, इंटेलेक्चुअल इंसान जो तुमको बिजनेस में हेल्प कर सके, ठीक है। तो तुम लोग क्या करते हो, जाके कंपनी क्या करते हैं, जाके प्रेफरेंशियल इशू कर देते हैं उन इंसानों के पास। समझ में आ रहा है, पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, ग्रुप में हो सकता है, उनको ऑफर करना, क्या ऑफर करना, शेयर्स, प्रेफरेंशियल इशू के तहत। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली तुम जाके ऑफर कर रहे हो। तो क्विक फंड चाहिए फॉर प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का हेल्प चाहिए, तो यू कैन ऑफर जो है प्रेफरेंशियल इशू। इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय लिस्टेड इशूअर टू सिलेक्टेड पर्सन या फिर ग्रुप, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के हिसाब से होना होगा। इनएलिजिबल कब होगा, अगर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, फिर धरो पकड़ लो, अलॉटी सोल्ड ट्रांसफर्ड इशूअर्स शेयर्स इन द 90 ट्रेडिंग डेज बिफोर रेलेवेंट डेट, प्रोमोटर ग्रुप प्रीवियसली फेल्ड टू एक्सरसाइज वारंट, एंड यहाँ पे अलॉटी सोल्ड ट्रांसफर्ड इशूअर्स शेयर इन द 90 ट्रेडिंग डेज। देखो पकड़ ली, ये है सैम, ये है अतुल। अतुल एक कंपनी है, ये प्रेफरेंशियल इशू करना चाहते हैं सैम को, ठीक है। अब सैम को अगर प्रेफरेंशियल इशू करना चाहता है, वो कि मन मर्जी के हिसाब से करेगा, फिर बोर्ड मीटिंग करेगा, बोर्ड मीटिंग करेगा ना, बोर्ड मीटिंग किया। अब समझो एक चीज, बोर्ड मीटिंग किया, इससे पहले सैम के पास जो है ऑलरेडी अतुल की कंपनी का पकड़ लो 200 शेयर था ऑलरेडी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब सैम ने किया क्या कि ये जो बोर्ड मीटिंग होगा ना, इस बोर्ड मीटिंग होने से 90 डेज पहले, 90 डेज, ठीक है, 90 ट्रेडिंग डेज, मतलब 90 डेज के अंदर, ऐसा नहीं होगा 90 डेज के पहले ही, एकदम 90 डेज के अंदर अंदर सैम ने ये 200 शेयर सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। इसको और अच्छे से समझाता हूं, देखो अतुल क्या सोच रहा था, अतुल सोच रहा था कि प्रेफरेंशियल इशू करेगा सैम को। सैम वैसे भी 200 शेयर होल्ड कर रहा है और बोल रहा है कि सोच रहा है कि यार हम सैम बहुत अच्छा इंसान है, उसको हम लोग शेयर इशू करेंगे। अब इसको इशू करने से पहले तो बोर्ड मीटिंग करेगा ना, तो बोर्ड मीटिंग करने के 90 डेज का जो टाइम पीरियड होता है, पकड़ लो ये 90 डेज है और ये बोर्ड मीटिंग है। तो बोर्ड मीटिंग का जो पहले 90 डेज है ना, इस टाइम फ्रेम पे 90 ट्रेडिंग डेज में, 90 डेज 90 ट्रेडिंग डेज एक ही चीज है। इस टाइम पीरियड में सैम के पास जो 200 शेयर था ना, वो सैम ने 200 शेयर जो है वो सेल कर दिया। तो भैया ये डिसाइड करने से पहले ही बोर्ड मीटिंग में कि सैम को देना है, सैम ने अपने प्रीवियस शेयर्स जो है वो सेल कर दिया। तो भैया प्रेफरेंशियल इशू नहीं हो सकता, इसको तुम नहीं दे सकते प्रेफरेंशियल इशू। अलॉटी सोल्ड ट्रांसफर्ड इशूअर्स शेयर इन द 90 ट्रेडिंग डेज बिफोर द रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट कौन सा है, रेलेवेंट डेट वही है, रेलेवेंट डेट जो होता है ये होता है डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग अप्रूविंग द प्रेफरेंशियल इशू। ये बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग जहां पे तुम प्रेफरेंशियल इशू को क्या करोगे, अप्रूव करोगे कि हाँ दे दो सैम को।
भैया मीटिंग होने से पहले सैम के पास जितने भी शेयर्स थे पिछले 90 ट्रेडिंग डेज में किसी ना किसी दिन में उसने सेल कर दिया। बवाल सर, कितना मजा आ रहा है सर समझ के। फिर देखो प्रोमोटर ग्रुप प्रीवियसली फेल टू एक्सरसाइज वारंट। अच्छा, ये समझाने के लिए ना मुझे तुमको समझाना होगा कि वारंट क्या होता है। अब जो भी बच्चे जिनको पता है वारंट क्या होता है वो तो अच्छी बात है, अगर जिनको पता नहीं है तो यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूंगा वारंट से रिलेटेड, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन ये होता क्या है तुम समझ लो। देखो, इफ अ प्रोमोटर और एनी एंटिटी इन द प्रोमोटर ग्रुप, समझो अच्छे से, इफ अ प्रोमोटर, इफ क्या बताओ, ये देखना, प्रोमोटर या फिर प्रोमोटर ग्रुप के कोई एंटिटी, ठीक है, इफ अ प्रोमोटर या फिर प्रोमोटर ग्रुप का कोई एंटिटी, ठीक है, इफ अ प्रोमोटर और एनी एंटिटी इन द प्रोमोटर ग्रुप वाज प्रीवियसली अलॉटेड वारंट्स, इसको पहले वारंट्स मिला था कंपनी से, वारंट्स मिला था। अब वारंट्स क्या होता है सर, एक वर्ड में समझ लो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होता है। ये क्या होता है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। और उन्होंने, उनको मिला था वारंट, लेकिन उन्होंने वारंट एक्सरसाइज ही नहीं किया, डिड नॉट एक्सरसाइज द वारंट, डिड नॉट एक्सरसाइज द वारंट, उन्होंने वारंट एक्सरसाइज ही नहीं किया, ठीक है, मतलब उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया इस वारंट को इक्विटी शेयर्स में। उनको वारंट मिला था, और ये वारंट होता क्या है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। वारंट होता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ये कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो है कन्वर्ट हुआ ही नहीं इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया ही नहीं इन लोगों ने, ये पापी लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए ये लोग इन एलिजिबल हो जाएंगे टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू से दरखास्त किया जाता है इनको, समझ में आ रहा है, 1 साल के लिए कम से कम। अंडरस्टूड, इनको तो भैया दिया ही नहीं जा सकता। अंडरस्टूड। अच्छा, देखो, इनएलिजिबल फॉर 1 ईयर फ्रॉम एक्सपायरी या फिर कैंसिलेशन, जिस दिन एक्सपायर हो गया, वारंट एक्सपायर हो गया, वहां से 1 साल तक ये लोग अलाउड नहीं है, ठीक है, टू रिसीव एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल इशू, प्रेफरेंशियल शेयर्स। क्या तुमको समझ में, ये कारण क्या है इनका सर, ये सारे, इन सारी चीज़ों का कारण क्या है, अलॉटी को जो है सोल ट्रांसफर कर दिया 90 डेज पहले। देखो, तुम ना शेयर्स का, जो भी शेयर्स तुम्हारे पास है उसका तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो। तुमको हम लोगों ने वारंट दिया था, तुमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया, प्रोमोटर लोग को बताया जा रहा है, तो भैया तुमको हम लोग प्रेफरेंशियल इशू करें क्यों, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अलॉटी जो है, जो सैम है यहाँ पे, इसने भैया, उसके पास शेयर था लेकिन उसने सेल कर दिया, उसका मन ही नहीं है शेयर रखने के लिए, ठीक है, उसने, उसके पास पहले शेयर्स था लेकिन उसने शेयर सेल कर दिया, तो इसको हम लोग प्रेफरेंशियल इशू करें क्यों, समझ में आ रहा है दोस्तों। इज्जत का बात हो जाता है, ईगो का। अच्छा सर, सच्ची में ईगो का बात होता है क्या, देखो ये कहानी है जो मैं बनाता हूँ सो दैट तुम लोग याद कर पाओ चीज़ों को, तुमको इसी प्रकार से याद करना है, वरना इतना टेक्निकल चीज़ों को याद कैसे करोगे। स्टोरी बनाना है, ईगो पे लग गया, किसको लग गया, कंपनी को, इसलिए प्रोमोटर को, ना प्रोमोटर को देंगे ना अलॉटी को देंगे, जिसको भी हम लोगों ने सोचा था। क्यों, अलॉटी ने 90 डेज के अंदर, ट्रेडिंग डेज के अंदर अंदर, बोर्ड मीटिंग से पहले उसने सेल कर दिया, उसके पास जो भी शेयर था, कंपनी को बुरा लग गया। प्रोमोटर ग्रुप जो है, उनको भैया पहले तो वारंट मिला था, वो लोग कन्वर्ट कर सकते थे इनटू इक्विटी शेयर्स, लेकिन उसने अपने ऑप्शंस को यूज ही नहीं किया, इक्विटी शेयर्स उनको चाहिए ही नहीं इस कंपनी का, तो कंपनी को वैल्यू नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों वैल्यू करें, कंपनी इनको क्यों वैल्यू करे, सिंपल चीज, ईगो पे ले लेना। अच्छा, ये कंडीशंस रीड करना, इस पे कुछ है नहीं, फुल्ली पेड अप ऐसा, ठीक है, ये एकदम बच्चा वाला चीज। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को करते हैं। अब ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, ये एक प्रकार का प्राइवेट प्लेसमेंट ही होता है, प्राइवेटली जाके हम लोग उसको अप्रोच करते हैं कि भैया भैया ले लो हमारे शेयर्स। और क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सर म्यूचुअल फंड समझ में आ रहा है, पेंशन फंड क्या है सर, पेंशन फंड क्या है सर, पकड़ ले भाई, मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं और मेरे को इनको पेंशन देना है, तो मैं क्या करूंगा पेंशन के लिए, इनके सैलरी में से 10 रुपये काट लूंगा और मैं अपने पॉकेट से 3 रुपये ऐड कर दूंगा, 13 रुपये जो है मैं एवरी मंथ जो है इनके सैलरी से ले लूंगा, 3 रुपये मेरा, 10 रुपये उनका।
और ये 13 रुपये जमा हो रहा है, जमा करने से पैसा क्या, तो बैंक अकाउंट में पैसा रखने से पैसा डबल हो जाता है क्या? नहीं। तो इन सारे रुपए को जो भी जमा हो रहा है ना, इनको इन्वेस्ट कर देना है, इन्वेस्ट कर देना कहीं ना कहीं पे, सो दैट ये लोग इंक्रीज होता रहे, ये फंड इंक्रीज होता रहे, सो दैट पेंशन जब इनका रिटायरमेंट हो जाए वो लोग मंथली बेसिस पे एक अमाउंट उनको मिलता रहे। ये होता है पेंशन फंड। ये क्या होता है? पेंशन फंड। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? पेंशन फंड। तो मैं एक किसी पेंशन फंड में अपने पैसे, अपना एम्प्लॉय का पैसा, और मैं 10 रुपये 3 रुपये का जो ये है, ये मैं पेंशन फंड में डाल दूंगा। और ये पेंशन फंड वाले जो बड़े बड़े दिग्गज लोग होते हैं ना यहाँ पे बैठे हैं, ये लोग सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, और सो दैट मेरा जो एम्प्लॉय है उसको एट द टाइम ऑफ उसका जो रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद वो पेंशन ले सके यहाँ से। ठीक है सर, कंपनी का जो मालिक है वही पेंशन फंड चलाता है क्या? अभी उसके दिमाग में इतना दिमाग होगा क्या पेंशन फंड चलाने के लिए? नहीं ना। पेंशन फंड अलग इंस्टीट्यूशंस है जो काम ही करते हैं पेंशन फंड का। मतलब पेंशन फंड जो वो लोग जमा करते हैं, इस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं दिमाग लगा के कि पेंशन का फंड जो है वो जमा हो पाए। ठीक है, तो यही होते हैं। पेंशन फंड एक प्रकार का QIB है, बड़े बड़े दिग्गज लोग। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का QIB है, जिनको जो है हम लोग शेयर्स जो है अलॉट करते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोगों ने चैप्टर 1-2 में देख रखा है, तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट चैप्टर 1-2 में देख रखा है, रिपीट नहीं करेंगे। रीड करना, इसको आराम से समझ जाना। डाउट है तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे तुमको समझा दूंगा सब कुछ। इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय SME, इनिशियल पब्लिक ऑफर बाय SME। IPO, क्या SME भी IPO कर सकते हैं? आंसर है यस, SME एक्सचेंज। ठीक है, इसको रीड करना है। इतना मैंने समझाया है, पढ़ाया है, तो तुमको इतना तो आ सकता होगा ना कि तुम कौन एलिजिबल नहीं है, कौन एलिजिबल नहीं है। सेम चीज़ है, IPO का जो चीज़ है ना बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस का, वही सेम यहाँ पे जो है होगा। इसको रीड करना है आराम से। ठीक है, अच्छा, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म हम लोगों ने देख रखा है। बोनस इशू अपने हम लोगों ने देख रखा है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज हम लोगों ने देख रखा है, सेक्शन चैप्टर 1 और 2 में देख रखा है, तो इनको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, एक टॉपिक आता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का। ये क्या होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल? ये एक प्रकार का यूनिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो तुम, फाइनेंशियल टूल है जो नॉर्मली जो है ना FI गवर्नमेंट ये लोग लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब समझना ये होता क्या है। ये एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो तुम खरीदते हो एट डिस्काउंट। पकड़ लो 700 रुपये में तुमने खरीदा, और ये जब मैच्योर होता है ना तो ये फेस वैल्यू पे मैच्योर हो जाता है। पकड़ लो इसका फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़। इन्वेस्ट किया 700, 1000 तुमने, ये मैच्योर हो गया 1000 पे। अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 300 का, 300 का तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। अंडरस्टूड? तो ये तुम बाय करते हो डिस्काउंट पे, और ये मैच्योर होता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये बहुत ज़्यादा रेयर है इंडिया में। FI वगैरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जरिए जो है ये एक दो तुमको दिख सकता है, ये ज़्यादा अमेरिका वगैरह में ना चलता है। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, समझ में आ चुका है? बवाल, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अंडरस्टूड? अच्छा, जितना मैंने करवाया है ना, मोर देन इनफ करवाया है कि तुम्हारा ICDR पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाने वाले हैं बहुत जल्द। किसी भी प्रकार का डाउट है तो तुम अगर 6 महीने 1 साल 2 साल बाद भी देख रहे हो इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम लोग इसको रिप्लाई करके तुमको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे डाउट्स। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।